और इस प्रोसेस में टोटल 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगी 4 ATP, कंज्यूम होती है 2 ATP एंड नेट गेन या डायरेक्ट गेन होता है इस प्रोसेस में 2 ATP का। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज थ्रू SLP। आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा जो नेट गेन या डायरेक्ट गेन होता है, सो NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के थ्रू पहुंच जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से साइटोक्रोम सी इन्हें ले जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS के बारे में डिस्कस करेंगे और शुरुआत करते हैं इस प्रोसेस की रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझने से। रेस्पिरेशन जिसमें फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में और इस प्रोसेस में टोटल 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगी 4 ATP, कंज्यूम होती है 2 ATP एंड नेट गेन या डायरेक्ट गेन होता है इस प्रोसेस में 2 ATP का। देन ये पायरुविक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और वहां जाके इसका हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू इससे डेवलपमेंट होगा NADH2 का और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू CO2 का फॉर्मेशन होता है। देन ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और इस रिएक्शन को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये लिंक करेगी ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम A चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में होगा इसमें 4 टाइम्स डीहाइड्रोजिनेशन एंड 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन। 4 टाइम्स डीहाइड्रोजिनेशन से 3 NADH2 एंड 1 FADH2 का फॉर्मेशन होगा और 2 डिकार्बोक्सिलेशन से 2 CO2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज थ्रू SLP। आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा जो नेट गेन या डायरेक्ट गेन होता है 2 ATP का, वो SLP या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू होता है। क्रेब्स साइकिल में भी 1 ATP का फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन या SLP के थ्रू होता है। एंड द सेकंड वे होता है थ्रू NADH2 एंड FADH2। ये NADH2 एंड FADH2 ETS में चल जाते हैं और ETS में जाके इनसे ATP का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इनसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADH2 एंड FADH2 एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये ATS में जाके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह NADH2 एंड FADH2 से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो एटीपी का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। हमने अभी तक देखा है ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, देन लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल हुए थे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंड ETS होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर NADH2 एंड FADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं NAD और FAD में। देन यहाँ पे फास्फोराइलेशन भी होगा। फास्फोराइलेशन मीन्स फास्फेट ग्रुप का ऐड होना, दैट मीन्स यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू NADH2 एंड FADH2 के ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरह एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बताई गई है माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, देन ये इनर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आइए इन्हें इंडिविजुअली हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के बारे में जिसका नाम है NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से ही आप समझ सकते हैं यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ होगा NADH का डीहाइड्रोजिनेशन जिसके थ्रू NAD प्लस का फॉर्मेशन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जिनके नाम है FMN फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड FES आयरन सल्फर प्रोटीन। देन सेकंड कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में सक्सिनिक एसिड का डीहाइड्रोजिनेशन होता है। आप सब ने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था कि जितने भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, बट ओनली वन एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जिसका नाम होता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, जिसके थ्रू सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरिक एसिड में और इस प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है FADH2 का। ये FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड पे कन्वर्ट हो जाएगा FAD प्लस में और इससे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा जो कि मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के थ्रू और इसके कंपोनेंट्स होते हैं FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FES आयरन सल्फर प्रोटीन। देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स यहाँ पे साइटोक्रोम C का रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे ले जाने का काम उनको करता है साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे साइटोक्रोम C का रिडक्शन होता है, इसीलिए इसी कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स होते हैं साइटोक्रोम B आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C1, इसीलिए इसका नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी होता है। देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स यहाँ पे साइटोक्रोम C आके अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को दे देता है, इसीलिए इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स है कॉपर सेंटर्स एंड साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है ऑक्सीजन जो कि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ। कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ जिसका नाम है ATP सिंथेज, एटीपेज या ऑक्सीसोम और इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज F नोड या इंटीग्रल पार्ट एंड सेकंड इज F1 या पेरिफेरल पार्ट और इस ATP सिंथेज के थ्रू ही ATP का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं किस तरह ETS में ATP का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट NADH2। सो NADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में। इस प्रोसेस के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का भी फॉर्मेशन होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे सो एनर्जी क्रिएट होगी और इस एनर्जी का यूज करके 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनकी पंपिंग कर दी जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे FMN एंड FES के थ्रू। देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की कहानी खत्म हो जाती है। देन इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पर और इनको पहुंचाने का काम एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर करता है जिसका नाम है UB क्विनॉन
और ये यूबिक्विनोन इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी के साथ मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन भी ले लेता है और बना लेता है यूबिक्विनॉल। सो यहाँ पे यूबिक्विनोन जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है सेमी यूबिक्विनोन में। सो UQH या सेमी यूबिक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वापस से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है UQH2 में या यूबिक्विनॉल में। और ये यूबिक्विनॉल चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास और वहां जाके इलेक्ट्रॉन को दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे और प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन इन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4th तक ले जाने का काम करेगा एक और मोबाइल कैरियर जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। और ये साइटोक्रोम सी के बारे में एक बात याद रखनी है, ये साइटोक्रोम सी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही एट ए टाइम ले जा सकता है। तो ये साइटोक्रोम सी आएगा, कॉम्प्लेक्स 3 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और पहुंचा देगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर 4th के पास। देन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसे भी हमें यूटिलाइज करना है, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को दूसरा यूबिक्विनोन एक्सेप्ट कर लेगा और एक प्रोटॉन ले लेगा मैट्रिक्स से और बना देगा सेमी यूबिक्विनोन जिसे हम UQH भी कहते हैं। देन यूबिक्विनोन वापस से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देन 2 प्रोटॉन लेगा मैट्रिक्स से और बना देगा यूबिक्विनॉल। ये यूबिक्विनॉल कब चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, वहां जाके वापस से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को और 2 प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन वापस से साइटोक्रोम सी एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4th के पास। देन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसे भी यूटिलाइज करना है, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो UQH एक प्रोटॉन ले लेगा मैट्रिक्स से और बना लेगा यूबिक्विनॉल और ये यूबिक्विनॉल वापस इस प्रोसेस में रिसाइकल हो जाएगा। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4th के पास। देन ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कॉपर सेंटर्स साइटोक्रोम A और A3 के थ्रू और इन्हें एक्सेप्ट कर लेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्हें एक्सेप्ट करके चार्ज हो जाती है और चार्ज होके ये मैट्रिक्स से 2 H+ आयंस को भी एक्सेप्ट कर लेगी और बना लेगी मेटाबॉलिक वाटर। तो यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है और उस एनर्जी के थ्रू 2 प्रोटॉन्स को पंपिंग कर दी जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिससे टोटल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन हो चुके हैं 4, यहाँ पे भी 4 आ चुके थे और यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स आ चुके हैं। तो टोटल 10 प्रोटॉन पहुंच चुके हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो गई है हाई, मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हो गई है लो, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा और प्रोटॉन मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और इन्हें मूव कराने के लिए यूज करेंगे हम ATP सिंथेज, जिसमें ये F0 पार्टिकल के थ्रू इनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा और जब ये F0 पार्टिकल से मूव करते हैं तो F1 पार्टिकल एक टरबाइन की तरह काम करता है और इससे ATP क्रिएट होती है। सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें सो 4H+ से फॉर्म होती है 1 ATP। यहाँ पे टोटल 10H+ प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो 10H+ से बनेगी 2.5 ATP, जिसे NCERT में 3 ATP भी लिखा गया है। सो 1 NADH2 से फॉर्मेशन हुआ है 3 ATP का। देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FADH2 के बारे में, जहां पे सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरिक एसिड में। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो पार्शली बरीड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिससे ये प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाता इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो
जो NADH2 के टाइम जो 4H+ मूव हुए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे UQ के थ्रू, UQ इन्हें गेन करेगा और यहाँ पे दो प्रोटॉन को भी गेन करेगा मैट्रिक्स से और बना लेगा यूबीक्विनॉल, और यूबीक्विनॉल चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे और वहां जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे और प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन वापस से वही प्रोसेस होगा, साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन को लेगा और पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। देन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसे भी यूटिलाइज करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन के साथ मिलके और एक प्रोटॉन के साथ मिलके बना लेगा सेमी यूबीक्विनॉल। देन जो वापस से यूबीक्विनॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लेगा और बना लेगा यूबीक्विनॉल। देन ये यूबीक्विनॉल चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास और वहां जाके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और दो प्रोटॉन पहुंचा देगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। टोटल 4 प्रोटॉन पहुंच चुके हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C लेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक पहुंचा देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में दो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो UQH या सेमी यूबीक्विनॉन और प्रोटॉन के साथ मिलके यूबीक्विनॉल बना लेगा, जो आगे रिसाइकल हो जाएगा इस प्रोसेस में। दो इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक पहुंचे हैं वो मूव करेंगे कॉपर सेंटर्स, साइटोक्रोम A और A3 के थ्रू एंड उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी ऑक्सीजन, जो कि चार्ज हो जाएगी। चार्ज होने की वजह से ये दो प्रोटॉन को गेन कर लेगी मैट्रिक्स से और मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन कर लेगी। देन जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो एनर्जी क्रिएट होगी और एनर्जी से दो प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पर अभी तक टोटल ट्रांसफर हुआ है 4H+ एंड 2H+, दैट मीन्स 6H+ या प्रोटॉन्स का अभी तक ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ तक के प्रोसेस को NADH2 एंड FADH2 में कहते हैं हम ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है ऑक्सीजन ने और H2O का फॉर्मेशन कर दिया है। देन इसके बाद के प्रोसेस को हम कह देते हैं केमी ऑस्मोसिस। तो केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों प्रोसेस को मिला के ETC और केमी ऑस्मोसिस को मिला के हम ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। देन यहाँ पे वापस वही होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन का मूवमेंट होगा और प्रोटॉन मूव करेंगे ATP सिंथेज के थ्रू, F0 पार्टिकल के थ्रू, और वहां पे उनका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी 4H+ अगर मूव करेंगे ATP सिंथेज के थ्रू तो 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 6H+ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसे NCERT में 2 ATP भी लिखा गया है। 1 NADH2 से फॉर्मेशन हुआ है कितने ATP का? 3 ATP का, एंड 1 FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। आइए इस प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझते हैं। NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनॉन के थ्रू पहुंच जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से साइटोक्रोम C इन्हें ले जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास और वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में इन्हें ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी और बना देगी मेटाबॉलिक वाटर या H2O। देन FADH2 में भी यही प्रोसेस होगा। FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे। देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से यूबीक्विनॉन के थ्रू ये चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास और 3 से ये चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास थ्रू साइटोक्रोम C और वहां पे इन्हें ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और H2O का फॉर्मेशन कर देगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस प्रोसेस के थ्रू
जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से क्रिएट होगी एटीपी जिसे हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे 1 NADH2 से क्रिएट होगी बेसिकली 3 ATP एंड 1 FADH2 से क्रिएट होगी 2 ATP। सो इस तरह आप इजीली ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।